हाय गाइस, मैं राहुल पाटीदार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी पर। कल अपन ने सॉलिड स्टेट में पार्ट फर्स्ट में सॉलिड स्टेट के पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ लिया है कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर अपन ने एक फोर्थ स्टेट पढ़ी थी, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। फिर थर्ड अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। फिर अपन ने क्रिस्टल को डिटेल में पढ़ा था कि क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के क्रिस्टल अपन ने पढ़ लिए थे, सहसंयोजक, आणविक, आयनिक और धात्विक। ठीक है, उनमें कौन सा बंध लगता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड में अपन कुछ डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल जालक, इसको त्रिविम जालक भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन सुनेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के अवयवी कण त्रिविम में नियमित क्रम में व्यवस्थित होकर एक जाल बनाते हैं या एक विन्यास बनाते हैं, उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। क्या कहा मैंने कि जब किसी भी पदार्थ के या किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण त्रिविम में विन्यासित होकर या त्रिविम में निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर जो विन्यास बनाते हैं, जो जाल बनाते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताया। फिर सेकेंड अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन है लैटिस पॉइंट का। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट क्या होता है? मान लो आपका कोई क्रिस्टल है, उसके अवयवी कणों को अपन कुछ इस तरीके से अरेंज कर दें, लेकिन क्रिस्टल सॉलिड होता है। ठीक है, अवयवी कण इतना दूर दूर नहीं होते हैं, आसपास होते हैं, बिल्कुल अटैच होते हैं। यहाँ बताएंगे हम आपको। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के अटैच होते हैं, अट्रैक्शन में होते हैं, बिल्कुल भी उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ मैंने क्या किया है, पूरा मॉलिक्यूल्स नहीं लिया है, मॉलिक्यूल्स का सेंटर पॉइंट लिया है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर पूरा मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ तो ये यहाँ का मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ का मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हो गया, यहाँ का मॉलिक्यूल्स ये हो गया और यहाँ का मॉलिक्यूल्स ये हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, टच में है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस नहीं है। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या किया, सेंटर पॉइंट यूज़ किया है। चलिए अब लैटिस पॉइंट की बात करते हैं। ये एक 2D स्ट्रक्चर है, ये कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या बनाया मैंने, 2D स्ट्रक्चर बनाया है। 3D मतलब इसके ऊपर भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके पीछे भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये पूरा 3D में होता है, त्रिविम में होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है ना। तो यहाँ लैटिस पॉइंट मतलब क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ के अवयवी कण जो होते हैं क्रिस्टल में जो स्थान घेरते हैं, या अवयवी कण जो है जो स्थान घेर रहे क्रिस्टल में, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु का डेफिनेशन क्या हुआ, किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये हुआ। दूसरा आप लोग क्या नोट कर सकते हैं कि किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कणों को जिन बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वे बिंदु क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, लैटिस पॉइंट्स के बाद थर्ड डेफिनेशन जो आती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट सेल। यूनिट सेल हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं इकाई कोशिका। यूनिट सेल या इकाई कोशिका क्या होती है, इसके डेफिनेशन अगर समझेंगे तो यहीं पर देखो, यहाँ पर एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को, इसका एक छोटा सा पार्ट अगर अलग करता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। इसी पार्ट को अगर बार बार मैं यहाँ रिपीट करूं तो मुझे पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। इसी से बना है ना, ऐसी इकाइयाँ इसमें, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब ऐसे बॉक्स है। तो ऐसे सब बहुत सारे बॉक्स अगर मैं यहाँ रख दूं तो पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूं यूनिट सेल की तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, किसी भी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा यूनिट, या किसी भी क्रिस्टल की वह सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा भाग जिसका बार बार रिपीटेशन से, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति अपन करें तो आपको पूरा क्रिस्टल मिल जाए, क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। किसी क्रिस्टल की वह सबसे
छोटा भाग जिसका बार बार पुनरावृत्ति करने से आपको पूरा यूनिट सेल पूरा क्रिस्टल मिल जाए, यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ यूनिट सेल का डेफिनेशन। लैटिस पॉइंट समझ में आता है और क्रिस्टल लैटिस यानी आपका त्रिविम जालक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ मैं बता दूं आपको कि अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता, मतलब इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स होते, पीछे भी मॉलिक्यूल्स होते, तो यूनिट सेल आपको कैसा दिखता। चलिए इसको 3D बना देते हैं। ये हो गया आपका 3D यूनिट सेल। ठीक है, तो 3D मतलब इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स, तो ये आपको जो यूनिट सेल दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, क्यूब के जैसा, घन के जैसा दिख रहा है। तो ऐसी यूनिट सेल क्या कहलाती है, घनी यूनिट सेल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट सेल के टाइप क्या होते हैं। अगला टॉपिक अपना यही है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ यूनिट सेल की। यूनिट सेल जो होती है वो कितने टाइप की होती है, उसके लिए आप लोगों को एक टेबल याद करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था मैंने क्रिस्टल का, तब मैंने बताया था अवयवी कणों के आधार पर तो 4 प्रकार के होते हैं। एक और मैंने आपको उनका सिस्टम बताया था जालक के आधार पर, उनके जालक व्यवस्था के आधार पर मैंने बताया था उनके अंदर कौन सा यूनिट सेल है, उसके आधार पर अगर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था तो अपन ने उसका 3 टाइप का क्लासिफिकेशन किया था। मैंने आपको नोट करवा दिया था कि क्रिस्टल सिस्टम अगर आता है, या हाँ क्रिस्टल सिस्टम अगर आता है तो आप लिख देंगे कि आपका 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है। यूनिट सेल अगर आता है मतलब उसमें इकाई कोशिकाएं कितनी होती हैं, तो 14 टाइप की होती हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्रिस्टल की जो कक्षाएं हैं वो कितनी होती है, तो 32 टाइप की होती है। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने समझ लिया, यहाँ अपन उसको सीखेंगे कि वो क्या होता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम, या तो आप कहें क्रिस्टल सिस्टम, या आप कहें टाइप ऑफ, यहां पर ये भी सीखेंगे अपन, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, टाइप ऑफ यूनिट सेल भी अपन यहां पढ़ने पड़े, मतलब इकाई कोशिका के कितने प्रकार होते हैं यहां अपन समझेंगे। और आपका क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, या क्रिस्टल तंत्र जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है अपन यहां सीखेंगे। तो चलिए अपन एक टेबल बनाएंगे। तो देखिए क्रिस्टल सिस्टम और टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल तंत्र 7 टाइप का होता है। उसको आपको कैसे याद करना वो सीखेंगे। तो उसके लिए ट्रिक है, कट और हेट। इससे कैसे याद रखना है, यहाँ अगर अपन बात करें तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लें, CUTORHE और T, कट और हेट। पहले ऐसे याद रखें, फिर इनसे अपन शब्द बनाएंगे। CU से बनेगा क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं घनीय इकाई कोशिका। फिर आता है T से टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय इकाई कोशिका, और ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्ष इकाई कोशिका, और हेक्सागोनल यानी आपका षटकोणीय इकाई कोशिका, और T से आपका बनता है ट्राइगोनल यानी त्रिकोणीय इकाई कोशिका। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो 2 और अपने को याद करना है, कौन कौन से, त्रिनताक्ष और एक नताक्ष, ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लो ठीक है याद करने का, आप कैसे भी याद रखें, क्लिनिक से याद रखें, क्लिनिक जाना है 3 जा रहे हैं तो ट्राइक्लिनिक, एक अकेला जा रहा है तो मोनोक्लिनिक। तो ऐसे याद हो जाएगा त्रिनताक्ष और एक नताक्ष। यहाँ क्लिनिक का मतलब अलग है, ठीक है, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। मैंने आप लोगों से कहा था यूनिट सेल जो होती है, इकाई कोशिका जो होती है 14 टाइप की होती है। कैसे, इसके लिए आपको एक डिजिट याद रखना है, 3 2 4 11 12। क्या कहा मैंने, 3 2 4 11 12, आपको ये डिजिट याद रखना है। तो ये डिजिट मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 2 4 11 12। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका क्रिस्टल सिस्टम यानी क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो घनीय टाइप का है, तो उसके अंदर 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं आगे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यही अपने को जो ये घनीय यानी क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको थोड़ा डिटेल में अपने को पढ़ना है। तो आपको समझ में आया क्या कहा मैंने कि यदि क्रिस्टल तंत्र आपका कैसा है, घनीय प्रकार का है, क्यूबिक टाइप का है, तो उसमें यूनिट टाइप ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, 3 प्रकार का। इकाई कोशिका कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार। यदि आपका चतुष्कोणीय टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है तो 2 टाइप की होगी। ऐसे टोटल जो है ये कितने टाइप की होगी, 14 टाइप की होगी। देखो 3 2 5 4 9 10 11 12 और 2 14, तो 14 टाइप की आपकी क्या हो गई, इकाई कोशिका हो गई। अब याद करना आपको अक्षीय लंबाई, ये क्या होता है, और अक्षीय कोण क्या होता है। तो ये यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं। अब पैरामीटर्स मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, यहीं पर समझ लेते हैं, फिर अपन इसको रफ कर लेंगे। मान लो आपका ये एक यूनिट सेल है 3D,
ये यूनिट सेल हो गया। तो यहां पर देखो दो पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। एक तो क्या दिख रहा है, ये जो अक्ष है यानी एक्सिस जो आपको दिख रही है, इसकी लेंथ, सपोज मान लो कि ये वाली जो अक्ष है आपकी, इसकी लेंथ मैंने मान लिया a, ये वाली जो है इसको मान लिया आपने b, और ये वाली जो है इसको मान लिया c। तो ये तीन तो यहाँ पर क्या हो गई, एक्सिस हो गई, अक्ष हो गए a, b और c यूनिट सेल के, ठीक है। और एक और दूसरा जो पैरामीटर्स होता है, इसको पता करने का तरीका, इसमें एक चीज़ और जो होती है वो होता है आपका एंगल, इन दोनों एक्सिस के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में तीन यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। इन एंगल को अपन बोल देते हैं, एक एंगल होगा आपका अल्फा, एक हो गया बीटा और एक हो गया गामा, ठीक है। तो 3 टाइप के यहाँ पर एंगल हो गए और 3 यहाँ पर एक्सिस हो गए। एक्सिस की लंबाई अपन ने क्या ले लिए, ए, बी और सी, और जो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं एक्सिस के बीच में, उन एंगल को अपन ने ले लिया है अल्फा, बीटा और गामा। तो यहाँ अपने को उनकी ही बात करनी कि यदि आपका यूनिट सेल जो है अगर वो क्यूबिक टाइप का है तो उसकी अक्षीय लंबाई क्या होगी, तीनों अक्ष की लंबाई क्या होगी, और तीनों अक्ष के जो कोण है, यहाँ बीच में जो ये 3 कोण बन रहे हैं, इन तीनों कोण का जो एंगल है वो क्या होगा, ये भी अपने को याद करना है। ये 2 चीजें आपसे एग्जाम में दी हुई होती है, ये दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि यूनिट सेल कौन से टाइप का, तो आपको बताना है कि वो क्यूबिक टाइप का है। क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, डायग्राम को बना लीजिएगा। फिर अपन इसकी बात करें तो ये भी 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पर भी तीनों आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री का होता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तीनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। गामा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गामा का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। अगले वाली की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। यहाँ समझ में आता है, यहाँ तक तो आपको तीनों ऐसे याद हो जाएंगे। यहाँ की बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर होते हैं और कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। फिर अगर अपन बात करें तो अगले वाले की, तीनों आपस में बराबर भी नहीं होते हैं और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होता है, ठीक है। फिर सबसे लास्ट वाला, लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में अल्फा और बीटा और आपका जो गामा होता है उसकी अगर बात करें तो ये 90 डिग्री नहीं होता, ये कुछ भी हो सकता है, दूसरा कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये 90 डिग्री नहीं होता। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री, ये भी तीनों, तो ये तीन तो एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है समझ ले, इन तीनों को एक साथ याद रख ले। यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं, यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री। यहाँ तक तो आप ऐसा कैसे याद कर ले। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा, बीटा 90 डिग्री होता है, गामा जो होता है वो 120 डिग्री होता है। फिर अगला कैसे करना है, बार बार इसको करेंगे तो याद हो जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं, परंतु तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता है। फिर यहाँ बात करें तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों आपस में बराबर भी नहीं होते हैं और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं है। फिर यहाँ बात करें तो अल्फा, बीटा जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरीके से इनका एंगल होता है। अब एग्जाम में क्या चीज आता है, एग्जाम में ये 2 चीजें आती है, अल्फा, ए, बी, सी लेंथ जो होती है आपस में बराबर है और अल्फा, बीटा, गामा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये दोनों चीजें दी हुई तो आप देख के बता दोगे कि वो आपका यूनिट सेल जो है यानी क्रिस्टल सिस्टम है वो कैसा है, घनीय टाइप का है। अगर आपके पास दिया हुआ ए और बी आपस में बराबर है, बी सी के बराबर नहीं है, और यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ है कि तीनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब ये तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन ये चेंज हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर ये बी और सी आपस में बराबर नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला आपका कौन सा चतुष्कोण है। तो जब तक आपको टेबल याद नहीं होगा तब तक आपको क्रिस्टल सिस्टम याद नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको क्रिस्टल सिस्टम ऐसे याद हो जाएंगे। फिर अपन छोड़ ले लेना, अब अपने को यहाँ पर जो है मेन पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल। घनी इकाई कोशिका, मैंने कहा था इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो घनी इकाई कोशिका जो होती है ये 3 टाइप की होती है। इसके 3 टाइप कौन कौन से होते हैं उसकी अगर बात करें तो अगर बात करें तो सिंपल टाइप की और एक होती है सेंट्रल टाइप की, केंद्रीय, ठीक है। अगर इसका देखा जाए तो घनी इकाई कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल यानी सरल इकाई कोशिका, सरल घनी इकाई कोशिका,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सेकेंड टाइप जो होता है यानी केंद्रीय घनी इकाई कोशिका। फिर सिंपल वाली क्या होती है, इसकी अगर बात करें, डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा। तो यहां पर यूनिट सेल, मान लो क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब आपका कुछ इस तरीके से होता है। डेफिनेशन नोट करेंगे आप, सरल घनी इकाई कोशिका की। ऐसी घनीय इकाई कोशिका जिसमें केवल कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, केवल यहां पर परमाणु उपस्थित होता है और कहीं भी परमाणु उपस्थित नहीं होता है, केवल कोने पर परमाणु उपस्थित होता है, तो ऐसी यूनिट सेल जो होती है वो आपकी कहलाती है सरल घनीय इकाई कोशिका। समझ में आया क्या कहा मैंने? ऐसी घनी इकाई कोशिका जिसमें केवल कोने पर परमाणु उपस्थित होता है और कहीं परमाणु उपस्थित नहीं होता है, तो वो यूनिट सेल आपकी कहलाती है सरल घनीय इकाई कोशिका। अब केंद्रीय की अगर मैं बात करूं तो यहां आप देखना, ये फिर से 3 टाइप की होती है। इसकी बात करें तो पहला होता है बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित। काय मतलब काय मतलब बॉडी, तो इसका मतलब समझ में आएगा भी क्या होती है। फिर सेकेंड होता है फलक केंद्रित, और एक होती है अंतः केंद्रित। काय मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड। तो इसको शॉर्ट में नाम याद रखना है, एग्जाम में शॉर्ट नाम भी आता है। मैंने कहा कि ये काय केंद्रित इकाई कोशिका है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसको कहा जाता है शॉर्ट में आप याद रखें BCC। जहां भी आपको BCC लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। यदि आपको लिखा हुआ है FCC तो आपको समझ में आ जाना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और एंड सेंटर्ड अगर कहीं लिखा हुआ है यानी आपको इसके लिए लिखा होगा ECC। अब मैंने कहा यहां तो 4 टाइप हो गए, 1 2 3 4 टाइप के यूनिट सेल हो गए। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि क्यूबिक यूनिट सेल जो कि 3 टाइप के अभी टेबल में अपन ने पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं ये मैंने आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। जनरली बुक्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं सीधा लिखा हुआ है कि जो यूनिट सेल होती है घनी इकाई कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया, इसके बारे में बात नहीं करते। तो 3 टाइप कौन कौन से पढ़ते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी यहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा SCC। तो 3 टाइप की आपको बुक में दिखेगी, SCC, BCC और FCC, ठीक है। लेकिन इसका पूरा क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, ये जनरली जो होती है ECC जो होती है एंड सेंटर्ड होती है, ये इसी का टाइप है, इसी की मतलब इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं। भी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। और कहा जाता है कि आपका जो घनी इकाई कोशिका होती है 3 प्रकार की होती है, सरल यानी सिंपल सरल घनी इकाई कोशिका जिसको SCC कहेंगे, फिर आती काय केंद्रित इकाई कोशिका जिसको BCC कहेंगे, और एक आती फलक केंद्रित इकाई कोशिका जिसको FCC कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है इसको भी समझेंगे, इन सब की डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी सेंटर्ड का। अब समझेंगे जो काय केंद्रित इकाई कोशिका होती है उसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको समझेंगे कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें सभी कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, परंतु पूरी इकाई कोशिका के मध्य में भी क्या होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है, बीच में बिल्कुल सेंटर में। जैसे मान लो ये आपका रूम है तो इसके सभी कोनों पर एक एक परमाणु अपन मान ले, और बीच में रूम के बीच में भी क्या रखा हुआ है, एक परमाणु या एक एटम्स रखा हुआ है। तो ऐसी इकाई कोशिका क्या कहलाती है, काय केंद्रित। देखो पूरी काया के बीच में भी एक परमाणु हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है काय केंद्रित इकाई कोशिका।
मतलब सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, बीच में भी क्या होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार का यूनिट सेल कहलाता है काई केंद्रित इकाई कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बात करते हैं फलक केंद्रित इकाई कोशिका की, तो फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, ठीक है ना, ये सब अपन क्यूबिक टाइप का पढ़ रहे। तो इसमें क्या होता है कि जो सभी कोने हैं, इसमें भी सभी कोनों पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है। वन वन नहीं कहेंगे, इन परमाणु को कैलकुलेट करना भी अपन सीखेंगे कितने हैं, तो अपन सीधा लिखेंगे कि इसमें सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, परंतु इसकी जितनी भी फलक है, सभी फलक के मध्य में एक परमाणु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की यूनिट सेल जो होती है उसको क्या कहते हैं, फलक केंद्रित। अब कितने फलक होते हैं, एक क्यूब में 6 फलक होते हैं, एक लेफ्ट, राइट, अप, डाउन और फ्रंट और बैक। तो टोटल कितने हो गए, 6 फलक हो गए। जैसे मान लो आपका ये रूम है, तो रूम में 4 तो दीवारें होती है, एक छत होती है और एक फ्लोर होता है। तो इस टाइप से 6 फलक हो गए, और इन सब फलक के बीच में क्या रखा हुआ है, एक परमाणु रखा हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने सभी फलक के बीच में क्या रख दिया, एक परमाणु रख दिया। तो इस प्रकार की यूनिट सेल जो है वो क्या कहलाती है, फलक केंद्रित इकाई कोशिका। फिर बात करें अपन अंतर केंद्रित इकाई कोशिका की, तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा था ये इसी टाइप की होती है। इसमें भी फलक के बीच में परमाणु होता है, परंतु उसकी सभी फलक में नहीं होता है। इसके भी सभी कोनों पर तो है ही सही, सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होता ही है, परंतु आमने सामने की कोई भी 2 आमने सामने की जो भुजाएं हैं, यानी जो फलक है, भुजाएं क्या कहेंगे, फलक, आमने सामने की जो फलक है उनके बीच में भी क्या होता है, परमाणु उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की यूनिट सेल जो क्या कहलाती है, अंतर केंद्रित यानी एंड सेंटर्ड इकाई कोशिका कहलाती है। तो यहाँ पर ने पढ़ लिया SCC, BCC, FCC और ECC। इन यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में अपन कल बात करेंगे। अपन इनके अंदर परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। आप लोगों को इसको देख के लग रहा होगा कि इसमें 8 परमाणु है, कोनों को मिलाकर 4 और 4 8 कोने हैं तो 8 हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है उसको कैलकुलेट करना कल सीखेंगे। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक करें।